नमस्ते। मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 हाई स्कूल तोपा पिंडरा। आप सभी बच्चों को रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 12वीं के भौतिकी विषय का तीसरे अध्याय करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे का टॉपिक डिस्कस करूंगा। पिछले क्लास में मैं कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर तक आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं उसके आगे आपसे डिस्कस करूंगा। आज जो है सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। उसके लिए पहले सोर्स ऑफ ईएमएफ हमको समझना पड़ेगा। तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मगर नाम में फोर्स है, मगर ये कोई फोर्स नहीं है। Electromotive force is not a force, rather it is amount of work done per unit charge in moving a charge from one terminal to another terminal of the cell. सेल के जो सेल होता है, जिसको हम लोग कॉमन बोलचाल में बैटरी कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा सेल होता है, उसी को बैटरी कहा जाता है। तो जो सेल होता है उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक अगर हम किसी चार्ज को मूव कराना चाहते हैं तो जितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी को हम दूसरे टर्म में भी बोल सकते हैं कि ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट मींस इन एन ओपन सर्किट। जब सर्किट ओपन होता है, जब उस सर्किट से कोई करंट हम लोग सर्किट जो है कोई करंट सेल से बाहर नहीं लेता है, सेल के कारण सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, उस समय उसके सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पर एक टर्म और आ रहा है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या होता है? जब ईएमएफ हम आपको बता दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको समझना जरूरी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मतलब यदि हम सेल से करंट बाहर निकालते हैं और वो करंट अगर सर्किट में फ्लो करता है, ठीक है, उस समय जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपल हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। दोनों का डिफरेंस बहुत जरूरी है जानना और परीक्षा में भी पूछता है। पहला ईएमएफ हो गया इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell, that means in an open circuit। जब सर्किट ओपन होता है उस समय जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम लोग ईएमएफ कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए क्लोज सर्किट। कोई क्लोज सर्किट है, ओपन सर्किट नहीं है, उस समय दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कोई भी पॉइंट, वो आप सेल के भी दो इलेक्ट्रोड के बीच का ले सकते हैं, ठीक है, या रेजिस्टर है तो उसके अक्रॉस का, तो उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ईएमएफ जो होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ जो सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। वहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जो सर्किट में रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ईएमएफ इंडिकेट करता है सोर्स ऑफ करंट। आखिर सोर्स क्यों करंट क्यों फ्लो करेगा, उसका मेन कारण कौन बताता है? ईएमएफ से हमको पता चलता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमको बताता है इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकता है, ये हमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखे हुए वो बतलाता है। ईएमएफ जो है वो हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग चार्जिंग। जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं उस समय उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, अन्यथा ईएमएफ हमेशा ज्यादा रहता है। ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेप्ट ड्यूरिंग चार्जिंग। अब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी सेल है, सेल के अंदर में क्या है? केमिकल्स है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रोड्स है। तो जो करंट फ्लो करता है उस सेल के अंदर में जो रुकावट मिलता है, ठीक है,
जो उसको करंट के फ्लो को एक तरह से रुकावट दिया जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है सेल के अंदर में, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कहते हैं। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जो फैक्टर अफेक्ट करता है इंटरनल रेजिस्टेंस को वो हम लोग देख लेते हैं। पहला, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है, उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, मोर द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू व्हिच करंट हैज टू फ्लो, consequently ए हायर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रोड्स के बीच का जितना ज्यादा गैप, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, क्योंकि उसको उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, ये उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ a cell is inversely proportional to common area of electrodes। जो इलेक्ट्रोड्स का एरिया होगा, फेस का एरिया होगा, अगर फेस का एरिया अगर ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, फेस का एरिया अगर कम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस नेचर के ऊपर होता है, हम आपको बता ही दिए। अब एक सेल ले रहे हैं जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के अक्रॉस हम जोड़े हुए हैं। तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस अगर हम आपसे पूछेंगे तो कोई भी बच्चा बोल देगा सर ये दोनों जो है पैरेलल में है, मगर ये पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में। जितना करंट इससे पास कर रहा है उतना ही करंट इससे पास कर रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। करंट का भी हम डायरेक्शन शो किए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन देखिए। इसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लिए, तो ये जो ई होगा वो होगा टोटल जो यहां पर भी है और प्लस यहां पर जो भी है, ये छोटा भी हो गया इस इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, तो आई आर प्लस आई आर हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो आई निकलेगा ई बाय आर प्लस आर। इसको सर्किट इक्वेशन कहते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग सर्किट इक्वेशन कहते हैं। अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और ज्यादा हम स्मॉल आर के टर्म में निकालना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ई इक्वल टू वी प्लस वी लिखे, और हम लोग अगर वैल्यू पुट करते हैं स्मॉल v का आई आर, तो आई आर आ जाएगा ई माइनस v। अगर हम इसको थ्रू आउट v से डिवाइड करते हैं, कैपिटल v से डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या मिले, और कैपिटल v होता है आई आर के बराबर, आई कैपिटल आर के बराबर, ठीक है। तो हमको आंसर मिलेगा स्मॉल आर इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा किसका, सेल का। ये डिटरमाइन करने का तरीका हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय वोल्ट मीटर मेथड। हम लोग वोल्ट मीटर मेथड से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, या हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देंगे एक सेल के अक्रॉस ओपन सर्किट में, उसमें ईएमएफ हमको पता चलेगा। फिर आर लेकर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेकर के फिर से हम भी निकालेंगे, उसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और ये दोनों वैल्यू को पुट करके हम स्मॉल आर निकाल सकते हैं। अब हम लोग को देखना है सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम बहुत सारे सेल्स को सीरीज में लगाते हैं और बहुत सारे सेल्स को पैरेलल में लगाते हैं तो करंट का क्या फॉर्मूला आएगा। जब हम सीरीज में बहुत सारे सेल को लगा रहे हैं, सबका ईएमएफ ई है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस कैपिटल आर के अक्रॉस हम लोग कनेक्ट कर दिए, करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, तो टोटल ईएमएफ इसमें कितना होगा, क्योंकि तीन ही हम यहाँ दिखाए हैं, एन रहता तो एन ही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ अगर हम देखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ, करंट इन ईच सेल इज सेम एज आइडेंटिकल विद द करंट इन द इंटायर अरेंजमेंट। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा जितने भी बैटरी के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस सबका हम अलजेब्रिक सम कर देंगे। मान लीजिए एन हम लोग लेते, यहाँ तो तीन ही दिखाए, अगर एन लेते तो टोटल ईएमएफ एन ही होता, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर होता, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में हो जाता एनआर प्लस कैपिटल आर, तो करंट हो जाएगा आपका एनई बाय एनआर प्लस कैपिटल आर। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं टोटल रेजिस्टेंस में सर्किट के, तो हम लोग ईएमएफ को लेकर के चलते हैं। V इक्वल टू आई आर जो फॉर्मूला है ओम्स लॉ से जो हमको मिलता है वो रेजिस्टर के लिए होता है। जब हमको सेल के ईएमएफ को कंसीडर करके लेना होता है तब इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। दो स्पेशल केस है,
अगर कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस से तो कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करेंगे, और अगर कैपिटल आर बहुत बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से तो एनआर को नेग्लेक्ट करेंगे। एक बार हम कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करेंगे तो करंट होगा ई बाय स्मॉल आर, और जब हम एनआर को नेग्लेक्ट करेंगे तो करंट होगा एन टाइम्स ई बाय आर। तो करंट मैक्सिमम ये हो रहा है, मतलब यदि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से तो मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग सेल्स को सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, एक कंक्लूजन भी हम लिख दिए हैं, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल in comparison to external resistance then the cells are connected in series to get maximum current। ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एंड बाय एंड नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, जितने भी सेल है सबके पॉजिटिव टर्मिनल को एक से जोड़ दिए, जितने सेल है सबके नेगेटिव को एक से जोड़ दिए और उनका जो आया कनेक्शन क्या हुआ उसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं। सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल when they are joined positive to positive and negative to negative such that current is divided between the cell। ये बात ध्यान रखिएगा, उसमें करंट सेम था सीरीज में और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। ये अरेंजमेंट हो गया, इसमें भी हम एन ही लेकर के समझाए हैं। ठीक है, 3 ही लेके समझाए हैं। तो ध्यान रखिएगा ईएमएफ ऑफ बैटरी सेम एज दैट ऑफ सिंगल सेल। सभी सेल का ईएमएफ सेम है, अलग अलग होता है, तो उसके लिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो उसका क्या वैल्यू होगा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस में हम सेम लिए हुए हैं। इसमें करंट जो है वो डिवाइड इक्वली इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी का ईएमएफ सेम है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। रेसिप्रोकल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ इस केस में ई ही रह जाएगा और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में ये जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, जितने भी ये सेल के रेजिस्टेंस हैं, ये सारे के सारे पैरेलल में है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर बाय एन। अगर हम टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय एन। टोटल करंट देखना चाहेंगे, टोटल करंट होगा टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, सॉल्व करके ई को डिवाइड करेंगे आर बाय एन प्लस कैपिटल आर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसमें अगेन 2 स्पेशल केस आएगा कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, जैसे इसमें हम किए हैं आर इज मच मच लेस देन आर बाय एन, तो हम लोग आर को नेग्लेक्ट कर दिए तो करंट हो गया। ठीक है, सॉरी आर बाय एन जो है वो अगर बहुत बड़ा है कैपिटल आर से तो कैपिटल आर नेग्लेक्ट होगा। ठीक है, तो करंट इतना हो जाएगा। और अगर आर बाय एन बहुत छोटा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से तो हम किसको हम लोग हटाएंगे, आर बाय एन को हटाएंगे तो करंट हो जाएगा ई बाय आर। ये दोनों केस हम लोग देख लिए। कंक्लूजन यही निकला कि when external resistance is negligible in comparison to internal resistance then the cells are connected in parallel to get maximum current। दोनों केस को समझिए, सेल जब सीरीज में है कब सीरीज में रखेंगे, जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा मैक्सिमम करंट निकालने के लिए, और कब हम पैरेलल में लगाएंगे, जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेल जैसे जैसे यूज होता है वैसे वैसे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो सेल जितना पुराना होते जाएगा उतना उससे हम लोग करंट कम निकालते हैं। पुराने सेल से अगर हमको उस स्थिति में करंट ज्यादा चाहिए तब हम लोग बहुत सारे सेल्स को पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, उम्मीद करता हूं